Hello students, today we will discuss digestive system of insects. इंसेक्ट्स का एलिमेंट्री कनाल 3 भागों में विभाजित है। फोरगट या स्टोमोडियम, मिडगट या मेसेंट्रॉन, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। फोरगट और हाइंडगट एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी कि जो त्वचा है या इंटेगुमेंट है वो माउथ और एनस से इन्वेजिनेट करती है और बनाती है फोरगट और हाइंडगट, और इसीलिए इनमें सबसे भीतरी एक काइटिन की बनी हुई लाइनिंग पाई जाती है या स्तर पाया जाता है जिसको इंटिमा कहते हैं। मध्य का भाग यानी कि मिडगट या मेसेंट्रॉन ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है और इसीलिए इसमें काइटिन की लाइनिंग या इंटिमा अनुपस्थित है यानी कि एब्सेंट है। फोरगट स्टार्ट होता है माउथ से। मुख से भोजन लिया जाता है और पहुंचता है सबसे पहले भाग में जिसको कि फैरिंक्स यानी कि ग्रसनी कहते हैं। फैरिंक्स एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेड रीजन में पाई जाती है और इसमें डायलेटर मसल्स होते हैं जो कि फैरिंक्स के आकार को बढ़ा और घटा सकते हैं, और इस प्रकार से भोजन जो है वो आगे एज़ोफेगस में पुश किया जाता है। वो इंसेक्ट्स जो कि लिक्विड फूड लेते हैं उनमें फैरिंक्स एक सकिंग पंप में मॉडिफाई हो जाता है। फैरिंक्स के बाद भोजन पहुंचता है एज़ोफेगस जो कि ग्रीवा यानी कि नेक में से होती हुई और पहुंचती है थोरैसिक रीजन में। ये एक सिंपल ट्यूब है और एज़ोफेगस से भोजन पहुंचता है क्रॉप में। क्रॉप अनुपस्थित है या पोरली डेवलप्ड है। जो परजीवी इंसेक्ट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और जो एटेरिगोट इंसेक्ट्स हैं उनमें क्रॉप एब्सेंट है, पर बहुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में और डिक्टियोप्टेरा में। क्रॉप का कार्य केवल फूड को स्टोर करना है। इट एक्ट्स लाइक ए फूड रेजर्वॉयर। नेक्स्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस या जिसे गिजर्ड भी कहते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस या गिजर्ड ऑर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और अन्य उन इंसेक्ट्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड होगा जहाँ की भोजन सॉलिड प्रकार का होता है। तो गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस का कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना यानी कि ग्राइंडिंग या चबाना जिसे कहते हैं। इसीलिए गिजर्ड की जो इनर मोस्ट इंटिमा लाइनिंग होती है काइटिन की बनी हुई, वो डेंटिकल्स या टीथ के रूप में होती है, या तो 6 फोल्ड्स के रूप में होगी या 6 काइटिन की प्लेटें पाई जा सकती हैं, जैसा कि आप देखते हैं कॉकरोच या ग्रासहॉपर में। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम ए, वो तो कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम है ऑफ पेरीप्लानेटा और ग्रासहॉपर, दोनों में एक सा ही होता है आहार नाल। डायग्राम बी एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस का। क्रॉप आप देख सकते हैं एक बड़ा फूला हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर फूड को स्टोर करने के लिए, और गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस में काइटिन की प्लेट्स जो हैं वो नज़र आती हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हिस्टोलॉजिकली अगर आप क्रॉस सेक्शन लें फोरगट का, तो कौन कौन सी टिश्यूज़ या जो फोरगट की वॉल है उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, वो देखने को मिलती हैं। 6 लेयर्स जो है वॉल बनाती है फोरगट का। सबसे भीतरी तो जैसे कि आपको बताया क्यूटिकुलर इंटिमा होती है, उसके बाद आती है एक सिंगल लेयर एपिथेलियम की। एपिथेलियम में
अधिकतर कॉलमनर सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एसेल्युलर होती है, केवल एक सपोर्टिंग स्तर है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और आउटर मोस्ट सर्कुलर मसल्स, और सबसे बाहरी होती है पेरिटोनियम। तो ये 6 लेयर्स जो हैं फोरगट में पाई जाती हैं, और यही 6 लेयर्स पाई जाती हैं हाइंड गट में। किंतु मिड गट की हिस्टोलॉजी भिन्न है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। अब आता है मिड गट। द फोरगट opens by a stomodial valve into midgut। फोरगट और मिडगट के बीच में एक वाल्व होता है जिसको स्टोमोडियल वाल्व या कार्डियक वाल्व भी कह देते हैं। ये कंट्रोल करता है भोजन का जो पैसेज है फोरगट से मिडगट में। मिडगट एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में है प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में और कैटरपिलर्स में, पर हायर इंसेक्ट्स में देखा गया है आकार में बड़ी भी होती है और डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है। साइक्लोरेफा में जैसे कि हम देखते हैं 2 चेम्बर्स की बनी होती है, मॉस्किटोज़ में भी 2 चेम्बर्स की होती है। कुछ इंसेक्ट्स में हम देखते हैं कि ये जो मिडगट है ये एक क्लोज्ड सैक के रूप में होती है और बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होती है, सेपरेटेड होती है हैंड गट से, और इस वजह से जो भोजन का पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है मिड गट में, वो भोजन डायरेक्ट हेमोसील में जो है डिस्चार्ज हो जाता है या पहुंचा दिया जाता है। हिस्टोलॉजिकली जैसे कि आपको बताया इंटिमा एब्सेंट होगा मिड गट में, क्योंकि मिड गट एंडोडर्मल ओरिजिन का है। और इसमें एक और अंतर है, मसल लेयर्स जो हैं वो रिवर्स होती हैं फोरगट से, यानी कि जो सर्कुलर मसल है वो भीतर की ओर पाई जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर वो बाहर की ओर होती है। मिडगट की एपिथेलियम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है कॉलमनर कोशिकाएं या कॉलमनर सेल्स। ये सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी। इनमें एक ब्रश बॉर्डर होता है भीतर की ओर, यानी कि मिडगट की गुहा की ओर। ब्रश बॉर्डर जो है वो छोटे छोटे माइक्रोविलाई द्वारा बना होता है। इसके अलावा जो कॉलमनर सेल्स हैं उनमें गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत विकसित होते हैं और बहुत सारे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी इन कोशिकाओं में नज़र आते हैं। दूसरी प्रकार की कोशिका जो एपिथेलियम में पाई जाती है वो है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स में देखा गया है कि एक फ्लास्क शेप कैविटी होती है इस सेल में, और इन सेल्स का कार्य पोटेशियम का एक्सक्रीशन है। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं एंडोक्राइन कोशिकाएं। ये एकल कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं रैंडमली। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगी और या तो बोल शेप या बॉटल के शेप की हो सकती हैं। और लास्ट प्रकार की होती हैं रीजेनरेटिव कोशिकाएं, जो कि अन्य कोशिकाओं को रिप्लेस करेंगी, यानी कि टोटिपोटेंट टाइप की कोशिकाएं होती हैं। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, डायग्राम ए, इसमें ये है माइक्रोविलाई, दीज आर कॉलमनर सेल्स, और ये माइक्रोविलाई या जो कि ब्रश बॉर्डर बनाएगा आउटर सरफेस पे, और ये नेचुरली जैसे कि आप देख रहे हैं सिक्रीटरी सरफेस को बढ़ा देता है। और कोशिका में आप देख रहे हैं कि कई सारे गोल्गी बॉडी और सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेल डेवलप्ड है। देन दिस इज़ द गॉबलेट सेल जो कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, और इसमें आप देख रहे हैं फ्लास्क शेप का है ये, और इसमें ये भीतर इस एक ही कोशिका में फ्लास्क शेप कैविटी इस प्रकार से होती है। सो दिस वाज these were the
cells of the epithelium of midgut. मिडगट में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाई जाती हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन एक काइटिनस लाइनिंग होती है। ये इंटिमा नहीं है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की नहीं है। ये काइटिनस लाइनिंग मिडगट की एपिथेलियम द्वारा ही सिक्रीट होती है। एपिथेलियम या तो केवल एंटीरियर पार्ट का हो सकता है मिडगट का, या पूरे मिडगट में की एपिथेलियम इस पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन को सिक्रीट कर सकती है। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन परमेएबल होती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं। ये क्योंकि कई फाइबर्स की बनी होती है, तो फाइबर्स के बीच में जो कैविटीज़ रह जाती हैं वो बनाती हैं छिद्र, जिसमें से कि एंजाइम्स और फूड आर पार हो सकता है। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन का कार्य है कि वो एपिथेलियम की रक्षा करती है, यानी कि अगर सॉलिड फूड इंसेक्ट लेता है तो उन सॉलिड फूड पार्टिकल से कोई हानि ना पहुँचे इन कॉलमनर सेल्स को। इसके बचाव के लिए ये पेरिट्रोफिक लाइनिंग या मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा भोजन का पाचन में भी ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन हेल्प करती है, क्योंकि जो सब पेरिट्रोफिक स्पेस है उसमें भोजन के पार्टिकल्स का जो है पाचन होता है, और ये स्लो पाचन और कंप्लीट पाचन किया जा सकता है स्पेस में। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन दो प्रकार का हो सकता है, लैमिलेटेड या नॉन लैमिलेटेड। लैमिलेटेड पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है कई सारे कंसेंट्रिक लैमिले की बनी होती है, और ये पूरी की पूरी मिडगट की एपिथेलियम से सिक्रीट होती है। इस टाइप की पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन मिलती है ओडोनेटा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में। नॉन लैमिलेटेड पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन मिलती है ऑर्डर डिप्टेरा में, डर्मेप्टेरा में एंड आइसोप्टेरा। ये मेम्ब्रेन केवल एंटीरियर भाग, मिडगट के एंटीरियर भाग से सिक्रीट होती है, यानी कि स्टोमोडियल वाल्व से, और ये वाल्व एक मोल्ड या प्रेस की तरह कार्य करता है, जो कि पूरी लाइनिंग जब सिक्रीट हो रही है तो पूरी की पूरी मिडगट में इस लाइनिंग को, पेरिट्रोफिक लाइनिंग को मोल्ड द्वारा फैला दिया जाता है। एक अन्य मॉडिफिकेशन जो मिडगट में मिलता है वो है फिल्टर चेम्बर, और ये फिल्टर चेम्बर उन इंसेक्ट्स में मिलेगा जो कि फ्लूइड फीडर्स हैं। फ्लूइड फीडर्स यानी कि जिनका भोजन लिक्विड होता है। लिक्विड भोजन में हम जानते हैं जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इस एक्सेस वाटर को शुरू में ही अलग कर देने से, यानी कि मिडगट से अगर इसको रिमूव कर दिया जाता है तो फूड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इसमें इस वजह से जो एंजाइम्स हैं जो कि मिडगट में सिक्रीट होते हैं उनके द्वारा पाचन अधिक हो सकता है, यानी कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो फिल्टर चेम्बर क्या है? ये फ्लूइड फीडर्स में स्पेशली ऑर्डर हेट्रोप्टेरा में मिलता है, और ये किस चीज़ से बनता है चेम्बर? इट इज़ मेड बाय द फ्यूजन ऑफ anterior part of hindgut and anterior or posterior most part of the midgut. The modification helps in removal of excess water quickly from the foregut directly to the hindgut to avoid dilution of the enzymes and also dilution of the hemolymph. फिल्टर चेम्बर में भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि हम देखते हैं फैमिली मेम्ब्रासिडी में। इसमें मिडगट की वॉल जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है फोरगट की मसल वॉल को, और बिल्कुल एक इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाती है
फोरगट की एपिथेलियम से, जिससे कि फोरगट से डायरेक्ट वाटर जो है हाइंड गट यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड गट में पहुंच जाता है। इसी तरीके से फैमिली साइलिडे में हाइंड गट जो है वो टाइटली कॉइल्ड होता है एज़ोफेगस के चारों ओर, और इस प्रकार से वाटर एज़ोफेगस से हाइंड गट में पहुंचता है। नेक्स्ट ग्रुप इज सर्किपिडी। सर्किपिडी में देखा गया है कि मिडगट का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट वो फ्यूज़ हो जाता है, जिससे कि डायरेक्ट वाटर एंटीरियर मिडगट से पोस्टीरियर मिडगट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज साइकेडोइडिया। इसमें देखा गया है कि एंटीरियर मिडगट, एंटीरियर हाइंडगट और मेल्पिजियन टिब्यूल्स ये तीनों के तीनों फ्यूज़ हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट द्वारा ये वाटर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से यानी कि मिडगट या फोरगट से डायरेक्टली पहुंच जाता है हाइंडगट में, इसका रिमूवल हो जाता है। आखिरी भाग आहार नाल का या एलिमेंट्री कनाल का वो होता है हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मेल्पिजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं। मेल्पिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। हाइंडगट एंटीरियर पार्ट इलियम और पोस्टीरियर पार्ट रेक्टम में डिफरेंशिएटेड है। कभी कभी जैसे कि ऑर्थोप्टेरा में इलियम के पोस्टीरियर भाग को कोलन भी कहा जाता है, इलियम यानी कि इंटेस्टाइन। रेक्टम में जो रेक्टल एपिथेलियम है वो कहीं पर थिक होती है और कहीं पे थिन हो जाती है। इस वजह से 6 रेक्टल पैड्स का निर्माण होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम बी। डायग्राम ए इज सेक्शन ऑफ द प्रोवेंट्रिकुलस एंड डायग्राम बी जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ द सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रेक्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें साफ नज़र आ रहा है 6 रेक्टल पैड्स होते हैं। रेक्टल पैड्स में जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो उसकी सेल्स जो हैं काफ़ी टॉल हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं, एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिप्टेरा में रेक्टल पैड्स की जगह कई सारे केवल 4 रेक्टल पैपिला पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई की जो लिम्फल स्टेजेस हैं उसमें रेक्टल गिल्स होती हैं, और ऑर्डर थाइसोन्यूरा में देखा गया है कि एनल सैक पाया जाता है। तो ये थी मॉडिफिकेशंस इन केस ऑफ द हाइंडगट। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन किस प्रकार से होता है? The food moves in the alimentary canal by help of peristalsis। ये हम जानते हैं कि भोजन जो है आहार नाल में पेरिस्टालसिस क्रिया द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। स्टोमोडियल वेल्व पे यानी कि जहाँ पर फोरगट और हाइंडगट का जंक्शन है उस वेल्व में एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखा गया है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट होता है। किस चीज़ का? एंजाइम्स का, क्योंकि एंजाइम्स केवल मिडगट में सिक्रीट होते हैं, तो वो उल्टा यानी कि फोरगट की ओर मूव करेंगे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा। और क्रॉप में ही देखा गया है कि भोजन के साथ ये मिडगट के एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं और जो डाइजेशन है वो पार्शली स्टार्ट हो जाती है। बाकी रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इट विल अकर इन द मिडगट। कौन कौन से एंजाइम्स होती हैं? सबसे पहले प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, और 2 इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एंडोपेप्टाइडेजेस एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस का मतलब वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन चेन्स में इनके मध्य में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं
उनका हाइड्रोलाइसिस करती है, जबकि एक्सोपेप्टाइडेजेस जो है वो केवल टर्मिनल एंड्स पर जो अमाइनो एसिड ग्रुप होता है या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसको रिमूव करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है। फिर आते हैं लाइपेजेस जो कि वसा का पाचन करते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स जो भोजन में पाए जाते हैं उनका पाचन इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को जो पाचन किया जाता है वो एंजाइम्स, और ये होते हैं अल्फा अमाइलेज, इन्वर्टेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, और चौथे प्रकार का एंजाइम है ट्रीहालेज। जैसे कि हम जानते हैं इंसेक्ट्स में जो हेक्सोज शुगर है वो होता है ट्रीहालोज शुगर, और इस ट्रीहालोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रीहालेज एंजाइम पाया जाता है। मिड गट में सीक्वेंशियल डाइजेशन पाई जाती है। ये सीक्वेंशियल डाइजेशन क्या है? जैसे कि आपको बताया कि जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है जो मिड गट में पाई जाती है, ये मिड गट की कैविटी को या ल्यूमन को दो भागों में विभाजित कर देती है। मध्य का भाग जिसे कि हम कहते हैं एक्सो पेरिट्रोफिक स्पेस, और एक एंडोपेरिट्रोफिक स्पेस पाई जाती है जो कि पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन और एपिथेलियम के बीच में होती है। तो इन दो स्पेसेस में काम करते हैं अलग अलग एक्सोएंजाइम्स एंड एंडोएंजाइम्स, और इस प्रकार के डाइजेशन को जो दो भागों में हो रहा है या दो स्तरों में हो रहा है, इसको सीक्वेंशियल डाइजेशन कहा जाता है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें से एंजाइम्स भी और फूड पार्टिकल्स भी आर पार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ ब्लड मील। वो इंसेक्ट्स जो कि ब्लड सक करते हैं जैसे कि मॉस्किटोज, तो उनके भोजन में मेनली होते हैं ब्लड प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन। उनमें अलग प्रकार के विशेष एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मेटालोप्रोटीएजेस। ये दो प्रकार के जो मेटालोप्रोटीएजेस हैं ये बहुत ही हाई एल्कलाइन पीएच 9.5 पर कार्य करते हैं, और ये जो ब्लड को डाइजेस्ट करने वाले जो पेप्टाइडेजेस हैं ये दो प्रकार के हैं। एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं कैथेप्सिन बीटा एसिड प्रोटीएज, और एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज बीटा, ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज। ये सब डाइजेस्ट करते हैं हेमोग्लोबिन को। अब आता है केराटिन का डाइजेशन। केराटिन हार्ड होता है और हम जानते हैं कि फेदर्स, वूल, हेयर इत्यादि में पाया जाता है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए दो मेटालोप्रोटीएजेस पाए जाते हैं जो कि बहुत ही एक हाई एल्कलाइन पीएच 9.5 पे कार्य करते हैं, और फिर टर्मिनल डाइजेशन जो है अन्य प्रोटीएजेस द्वारा होता है। नेक्स्ट इज सेल्यूलोज डाइजेशन। जैसे कि टर्माइट्स में वो जो कि सेल्यूलोज यानी कि प्लांट मटेरियल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, उसको डाइजेस्ट करता है। तो जो लोअर टर्माइट्स हैं उनमें प्रोटोजोआ के द्वारा ये सेल्यूलोज डाइजेशन होता है, और ये प्रोटोजोआज हाइंडगट में पाए जाते हैं। इन लोअर टर्माइट्स में सेल्यूलेज एंजाइम भी कुछ मात्रा में पाया जा सकता है। हायर जो टर्माइट्स होते हैं उनमें प्रोटोजोअन्स नहीं होते, उनमें केवल और केवल एक बहुत ही इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट
एंजाइम सेल्यूलेज के द्वारा डाइजेशन होता है सेल वॉल का। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। ये जो भोजन का पाचन होता है, इसको दो प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, हेक्सोज शुगर्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। किंतु बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट इनका एब्जॉर्प्शन होगा और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। वाटर मिडगट में एब्जॉर्ब होता है और शेष वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो होता है रेक्टल पैड्स द्वारा रेक्टम में। इसके साथ ही जो यूरिन बनता है वो भी हम जानते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल से पहुंचता है हाइंडगट में, और यहाँ पे यूरिन में से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है रेक्टल पैड्स द्वारा, और फीकल मैटर में से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा रेक्टल पैड्स द्वारा। सिमिलरली इनऑर्गेनिक आयंस ये भी एब्जॉर्ब होते हैं मिडगट में और रीअब्जॉर्ब होंगे रेक्टम में रेक्टल पैड्स द्वारा। थैंक यू।